नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए आज की 4 बड़ी खबरों को शॉर्ट में देख लेते हैं, फिर आगे से ही विस्तार में डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो तेजस्वी पर कांग्रेस की कंफ्यूजन क्या है, इसको हम लोग आगे समझेंगे। और तेजस्वी के इंशाअल्लाह बोलने पर सियासत क्यों हो रही है, ये भी हम लोग समझेंगे। और फिर राणा सांगा पर गरमाई देश की सियासत को भी समझेंगे। हिंदू त्योहार पर बार बार हमले क्यों हो रहे हैं, ये भी हम लोग आगे समझेंगे। बुधवार को बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा था कि फिलहाल बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन का चेहरा, सीएम चेहरा कौन होगा, ये फिलहाल तय नहीं है, सामूहिक तौर पर तय किया जाएगा। दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का यह कहना है कि पहले ही तेजस्वी के नाम पर शीर्ष नेताओं ने मुहर लगा दी है। तो वैसे में सवाल यह है कि कांग्रेस में तेजस्वी के नाम पर कंफ्यूजन क्यों है। मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सामूहिक फैसला होगा, उस पर अभी कोई टिप्पणी देना उचित नहीं रहेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है। तेजस्वी की जो भूमिका है उसको कैसे कोई गठबंधन में नकार सकता है। कांग्रेस में तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर कंफ्यूजन नजर आ रहा है। पहले बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू कहते हैं कि सीएम फेस पर बाद में चर्चा होगी, लेकिन बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह की राय उनसे अलग है। अखिलेश कहते हैं कि शीर्ष नेतृत्व ने पहले ही तेजस्वी के नाम पर मुहर लगा दी है। इंडिया गठबंधन जब बैठेगी, सीट्स के बारे में चर्चा करेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन नहीं होगा, घोषित करना है, नहीं करना है, ये सामूहिक फैसला होगा, उस पर अभी कोई टिप्पणी देना उचित नहीं रहेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पिछली बार भी चूँकि राष्ट्रीय जनता दल ताकतवर है बिहार में, राष्ट्रीय ऐसे भी उन लोग ज़्यादा जीत के आएंगे, तो तेजस्वी को सब लोगों ने माना था। तेजस्वी की जो भूमिका है उसको कैसे कोई गठबंधन में नकार सकता है। तेजस्वी के नाम पर कांग्रेस के अंदर प्रभारी और पूर्व अध्यक्ष में तो कंफ्यूजन है ही, विधायकों के स्तर पर भी कंफ्यूजन की स्थिति है। तय है, पहले से 15 और 20 में तय हमारे नेता ने कर दिया है कि तेजस्वी यादव ही चेहरा होंगे हमारे इंडिया गठबंधन के। तो फिर इसमें भ्रम की स्थिति क्या है? 2025 में वही रहेंगे। लेकिन आपके प्रदेश प्रभारी ने कहा कि अब ये प्रदेश प्रभारी की बात बताइए। मेरा आप स्टेटमेंट ले रहे हैं तो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि हमारे नेतृत्व ने 15 और 20 में दोनों तय कर दिया था कि तेजस्वी जी ही यहाँ चेहरा रहेंगे। अभी ये तय नहीं हुआ है, लेकिन ये आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी तय कर। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार पर कांग्रेस में चल रही बहस को आरजेडी ने खारिज कर दिया है। आरजेडी का कहना है कि तेजस्वी यादव की सीएम उम्मीदवारी पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो हर 3 साल पे होता है जलसा, उसमें वह पारित है कि तेजस्वी यादव ही हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं और रहेंगे। बिहार में अभी चुनावी बिगुल बजा भी नहीं है और महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे पर लड़ाई छिड़ गई है। और तो और तेजस्वी के चेहरे पर कांग्रेस के अंदर ही कंफ्यूजन दिख रहा है। ऐसे में सवाल है कि इतने कंफ्यूजन के साथ महागठबंधन एकजुट एनडीए का मुकाबला कैसे कर पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब तेजस्वी पर कांग्रेस की कंफ्यूजन को समझते हैं। देखिए, मंगलवार को कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि चुनाव में चेहरा कौन होगा ये तय नहीं है, सीएम फेस पर बाद में चर्चा होगी। इधर दूसरी ओर बुधवार को कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कह दिया कि तेजस्वी का चेहरा पहले से ही तय है, अब तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, इन्होंने ये बात कही। अब देखिए, कृष्णा अल्लावरू और अखिलेश सिंह के साथ तेजस्वी के नाम पर पार्टी के विधायकों के अंदर भी कंफ्यूजन है। कांग्रेस विधायक मुन्ना तिवारी का कहना है कि तेजस्वी के नाम पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, तेजस्वी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे। इधर दूसरी ओर कांग्रेस के दूसरे विधायक अजीत शर्मा का कहना है कि चेहरे पर अभी बात नहीं हुई है। अब देखिए, दरअसल 1998 में कांग्रेस का आरजेडी से गठबंधन हुआ और गठबंधन के बाद से कांग्रेस कमजोर होती गई। तो आरजेडी के सहारे कांग्रेस कुछ सीट जीतती रही,
हालात ऐसे हो गए कि कांग्रेस का बेस वोट दूसरी पार्टियों में शिफ्ट हो गया। अब समझिए कि तेजस्वी पर कांग्रेस में दो फाड़ क्यों है। देखिए, दरअसल नए नेता कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहते हैं, लेकिन पुराने नेताओं को अब भी आरजेडी पर भरोसा है। नए नेताओं में बी टीम की भूमिका से बाहर निकालने की छटपटाहट है। पुराने जो नेता हैं, पुराने नेताओं की अब भी आरजेडी के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने की चाहत है। नए नेता ये समझ रहे हैं कि पिछलग्गू रहेंगे तो पुराना बेस वोट नहीं लौटेगा, लेकिन पुराने नेताओं को ये लगता है कि बेस वोट के चक्कर में कहीं जीती हुई सीट भी ना हार जाएं। फिलहाल बिहार कांग्रेस में 3 बदलाव हुए हैं। कौन कौन है वो आपको बताते हैं। प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं, प्रदेश प्रभारी बदले गए हैं और आरजेडी को पसंद ना आने वाले कन्हैया कुमार भी पूरी तरह एक्टिव दिख रहे हैं। ऐसे में फिलहाल बिहार कांग्रेस पर नए नेता हावी हैं, जिसका नतीजा तेजस्वी पर कंफ्यूजन के रूप में दिखाई दे रहा है। अलग अलग बयान सुनने को मिल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों के प्रदर्शन में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पहुंचे। तेजस्वी यादव ने कहा कि सब लोग साथ होकर एक साथ अगर लड़ेंगे तो इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। अब इस पर बीजेपी के नेता निशाना साध रहे हैं। आप सब लोगों का शुक्रिया। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी बिसात बिछाई जा रही है। हर उस वर्ग और जाति पर दांव लगाया जा रहा है जो चुनाव में वोट दिला सके, तो ऐसे वर्ग भी राजनीतिक दलों पर दबाव बनाने में जुटे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और देश भर के प्रमुख धार्मिक सामाजिक मुस्लिम संगठनों के सदस्य पटना में जुटे। मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया तो राजनीतिक दल भी उनकी सहानुभूति हासिल करने की कोशिश में जुट गए। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी के साथ ही एआईएमआईएम के नेता एकजुटता दिखाने के लिए गर्दनीबाग पहुंचे। तेजस्वी ने कहा, आप 1 कदम चलेंगे तो हम 10 कदम चलेंगे। सब लोग साथ होकर लड़ेंगे तो इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। आप लोग अगर 1 कदम चलिएगा तो हम लोग 4 कदम चलने का काम करेंगे और इस कानून को रोकने का काम करेंगे। आप सब लोगों का शुक्रिया। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। तेजस्वी यादव के इंशाअल्लाह कहने पर बिहार का सियासी माहौल गर्मा गया है। बीजेपी ने इसे तेजस्वी यादव की दोहरी मानसिकता करार दिया। तेजस्वी जी, टीका मिटा के टोपी लगा लेना और टोपी लगाने के बाद इंशाअल्लाह करना। आपके कुछ दोस्त लोग कुछ दिन पहले नारा दे रहे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। अब आप भी उसी की जमात में शामिल हो चुके हैं। वैसे बता दें, बिहार में मुस्लिम वोट पर महागठबंधन के साथ एनडीए में शामिल जेडीयू और एलजेपी भी दावेदारी जताती है। पटना में मुस्लिम संगठनों के प्रदर्शन का मकसद जेडीयू और एलजेपी पर दबाव बनाना है और उसी वक्त संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों के प्रदर्शन में तेजस्वी ने इंशाअल्लाह कह के क्या बढ़त बनाने की कोशिश की है, ये भी सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो जिस ढंग से बिहार में मुस्लिमों को लुभाने की कोशिश हो रही है, इफ्तार पार्टियां हो रही हैं, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने वक्फ के प्रदर्शन में कहा इंशाअल्लाह। चूंकि बिहार में चुनाव है तो ऐसे में मुस्लिम वोटों का सियासी समीकरण भी समझना जरूरी है। जानकारी के लिए आपको यह बता दें कि बिहार में करीब 18% मुस्लिम आबादी है और मुस्लिम वोट 47 सीटों पर निर्णायक स्थिति में है। बिहार में 47 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 40% के करीब है। आइए अब ये जानते हैं कि कितने सीटों पर कितना मुस्लिम वोट है। देखिए, अगर हम लोग बात करें 11 सीट पर 40 से ज्यादा, तो वहीं देखिए 7 सीट पर 30 से 40% करीब यहां पर वोट जो है वो दिखाई देता है। वहीं 29 सीट पर 20 से 30% वोट दिखाई देता है। 2020 विधानसभा चुनाव में 19 मुस्लिम विधायक जो है वो चुनाव जीते। अब बिहार में मुख्य रूप से 4 पार्टियां ऐसी हैं जो कि मुस्लिम वोटों की दावेदारी करती है, जो कि आरजेडी, जेडीयू, एलजेपीआर और कांग्रेस है। ये 4 पार्टियां हैं। 2020 में जेडीयू ने 11 उम्मीदवार उतारे, लेकिन 1 सीट पर भी जीत नहीं मिली। बिहार अब इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि ये जो आंकड़े हैं वो क्या कह रहे हैं।
कितनी सीटों पर कितने मुस्लिम विधायक हैं और किस तरीके से कितना जीत मिली है और किस वजह से यहां पर मुस्लिम को लेकर के राजनीति हो रही है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिहार विधानमंडल में सरकार और विपक्ष में जारी घमासान के बीच होमगार्ड के जवानों ने अपनी मांगों को लेकर विधानमंडल के बाहर प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर होमगार्ड के जवानों ने प्रदर्शन किया है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। साइड में ले चलने टांग। समान काम के बदले समान वेतन सहित कई मांगों को लेकर बिहार विधानसभा के बाहर होमगार्ड के जवानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। होमगार्ड के जवान विधानसभा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोका। इस दौरान हंगामा कर रहे होमगार्ड जवानों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की के साथ ही हल्की झड़प भी हुई। झड़प के दौरान एक महिला पुलिसकर्मी बेहोश भी हो गई। होमगार्ड के जवान समान काम के लिए समान वेतन और भत्ते बढ़ाने, वर्दी भत्ता और धुलाई भत्ता की मांग कर रहे हैं। साथ ही दूसरे सरकारी कर्मचारियों की तरह ही सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। होमगार्ड के जवान पुलिस की तरह ही सुविधाएं दिए जाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल होमगार्ड के जवान 21 सूत्री मांग को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने सरकार पर अपनी मांग को लेकर अनदेखी का आरोप भी लगाया और अब वे अपनी मांग को लेकर आर पार के मूड में हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। रिपोर्ट आपने देख ली है। अब पटना में होमगार्ड जवानों के प्रदर्शन को आइए समझते हैं। होमगार्ड के जवान हर जगह दिख जाते हैं, जगह जगह पर इनकी तैनाती की जाती है, लेकिन इनको वेतन जो है वो पुलिस वालों के बराबर नहीं मिलता है। होमगार्ड के जवान समान काम के लिए समान वेतन और भत्ते बढ़ाने, वर्दी भत्ता और धुलाई भत्ता की मांग कर रहे हैं। साथ ही दूसरे सरकारी कर्मचारियों की तरह ही सुविधाओं की ये मांग कर रहे हैं, जो कि इनको नहीं मिलता है। होमगार्ड के जवान पुलिस की तरह ही सुविधाएं दी जाने की अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के ही इन लोगों ने पटना में प्रदर्शन किया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई ऐसी मांगे हैं जो कि इनको लगता है ये वाजिब है और इन्हीं मांगों को लेकर के अब ये सड़क पर उतर चुके हैं और काफी उग्र होकर के ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बढ़ते हैं खबरों में आगे। राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान के विरोध में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने आगरा में एसपी सांसद यानी कि सपा सांसद रामजीलाल सुमन के घर को निशाना बनाया और इस दौरान पुलिस और करणी सेना के लोगों के बीच जमकर झड़प हुई। इधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सांसद के बयान पर सफाई देते हुए यह कहा है कि उनका मकसद राजपूत समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। दूसरी ओर यहां पर करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने यह कहा कि सांसद की सदस्यता नहीं गई तो पूरे देश में प्रदर्शन होगा। ये तस्वीरें आगरा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के घर के बाहर की। राणा सांगा पर दिए विवादित बयान को लेकर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर सांसद के आवास पर पहुंचे और सुमन के घर में घुसने की कोशिश भी की। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प हुई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया और हल्का बल प्रयोग कर लोगों को वहां से खदेड़ दिया। इस तरीके से विरोध का माहौल बनाया जा रहा है और सत्ता से संरक्षण प्राप्त जो लोग हैं, तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दलित पिछड़े लोगों को डराने धमकाने का काम किया। राणा सांगा पर दिए एसपी सांसद रामजीलाल सुमन के बयान पर अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी। अखिलेश ने पार्टी सांसद का बचाव करते हुए कहा कि हमारे सांसद ने सिर्फ एक पक्षीय लिखे गए इतिहास और एक पक्षीय की गई व्याख्या का उदाहरण देने की कोशिश की है। हमारा कोई भी प्रयास राजपूत समाज या किसी अन्य समाज का अपमान करना नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले में करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने धमकी दी है कि ये तो केवल ट्रेलर है, सांसद की सदस्यता नहीं गई तो पूरे देश में प्रदर्शन होगा। ये तो केवल ट्रेलर है, झांकी है, इसको नहीं हटाया सपा से, इसकी राज्यसभा की जो सदस्यता वो भंग नहीं की गई तो बड़ा विरोध प्रदर्शन पूरे देश में देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहा था। रामजीलाल सुमन ने कहा था कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ही बाबर को भारत लाए थे। सुमन के विवादित बयान के विरोध के साथ ही देश भर में अब नई बहस भी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
जिस राणा सांगा पर सपा सांसद के विवादित बयान के बाद बवाल मचा हुआ है, आइए उनके बारे में जानते हैं। राणा सांगा 1509 से 1528 तक मेवाड़ के शासक रहे और इनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह है, जिनका नाम राजस्थान के गौरवशाली इतिहास में दर्ज है। राणा सांगा की वीरता को इसी बात से समझ सकते हैं कि 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ। राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव लगे, फिर भी युद्ध नहीं रोका। और देखिए, बयाना के मैदान में बाबर को इन्होंने हराया, दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को बार बार हराया और गुजरात और मालवा के सुल्तानों को भी इन्होंने हराया। वहीं देखिए, बाबरनामा के हवाले से इतिहासकारों का एक वर्ग मानता है, इतिहासकारों का दूसरा वर्ग इस दावे को खारिज करता है कि क्या राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था। इस पर दो तरीके की राय है। इब्राहिम लोदी को बार बार हराने वाले राणा सांगा बाबर को क्यों बुलाएंगे, ये सवाल भी उठता है। राणा सांगा को भारत में किसने बुलाया, ये भी सवाल है। अब देखिए, कुछ इतिहासकारों का ये दावा है कि पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी ने बुलाया है। इब्राहिम लोधी के शासनकाल में पंजाब के राज्यपाल थे। इब्राहिम लोधी के अहंकार से नाराज था दौलत खान। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात कर लेंगे हजारीबाग की। हजारीबाग में हुए उस हिंसा की हम लोग बात करेंगे जिससे हाहाकार मचा हुआ है। मंगला जुलूस पर पत्थरबाजी के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जामा मस्जिद रोड से पत्थर किसने बरसाए। वो लोग कौन हैं जो बार बार झारखंड में हिंदुओं के पर्व में हमला कर रहे हैं। और ये प्रश्न बीजेपी पूछ रही है कि आखिर क्यों निशाने पर बार बार हिंदुओं का त्योहार। तारीख 25 मार्च 2025, हजारीबाग में मंगला जुलूस पर पथराव। झंडा चौक के पास जामा मस्जिद रोड से पत्थर बरसाए गए। मुस्लिम समुदाय के लोगों पर पत्थरबाजी का आरोप लगा। हालात इतने बेकाबू हो गए कि झारखंड पुलिस को हवा में गोलियां दागनी पड़ गई। मौका था मंगला जुलूस का। माहौल था जश्न का। लेकिन जुलूस में जुल्म शुरू हो गया। त्योहार में अत्याचार की एंट्री हो गई और मंगलवार की रात जब मंगला जुलूस झंडा चौक पहुंचा तो जामा मस्जिद रोड के पास आसमान से पत्थरों की बारिश होने लगी। स्थिति को जो नियंत्रण करने के लिए जो है पुलिस की ओर से हवा फायरिंग भी की गई है। अभी की हालात की बात करें तो पुलिस जो बल है पूरी तरीके से हर एक चौक चौराहे पर तैनात है। हिंदुओं के पर्व में बार बार हो रहे हमले को लेकर जिला प्रशासन ने तुरंत सख्ती दिखाई और मौके पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी। अगले दिन एसपी अरविंद कुमार ने असामाजिक तत्वों को हिंदू के पर्व में हमले का दोषी बताया। देखिए, रात की जो घटना घटी है और थोड़ा बहुत जो झड़प हुआ ये गाना के लेके हुआ। हिंसा के बाद फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। इलाके में शांति बनी हुई है, लेकिन अभी भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। झारखंड में बार बार हिंदुओं पर हमले क्यों हो रहे और झारखंड पुलिस आखिरकार कठोर कदम क्यों उठाने से डर रही। हजारीबाग संवाददाता सुशांत सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड में बार बार हिंदुओं पर हमले क्यों हो रहे हैं, यह सवाल उठ रहा है। आखिर बार बार निशाने पर हिंदुओं का त्योहार क्यों है, यह सवाल उठ रहा है। बीजेपी भी यह सवाल उठा रही है। अगर पिछली कुछ घटनाओं की बात की जाए तो उसके अनुसार 25 मार्च की अगर हम लोग बात करें तो हजारीबाग में रामनवमी मंगला जुलूस पर पथराव देखने को मिला हमें। वहीं 14 मार्च की अगर बात करें तो गिरिडीह में घोड़थंबा में होली जुलूस पर पथराव हुआ। और उसके बाद यहां पर 26 फरवरी की हम लोग बात कर लें तो हजारीबाग में महाशिवरात्रि पर साउंड सिस्टम लगाने पर बवाल हुआ था। और वहीं रांची की बात कर लें 7 फरवरी की तो सदर थाना इलाके में मांस के टुकड़े को लेकर के बवाल हुआ था।
और वहीं रांची की ही बात कर ले 8 जनवरी की, तो देखिए यहां पर क्या होता है, बरियातू में श्री राम जानकी मंदिर में मूर्तियों को तोड़ा जाता है। इसके अलावा थोड़ा और पीछे जाते हैं, 19 सितंबर 2024 हजारीबाग में विश्वकर्मा पूजा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसक झड़प देखने को मिलता है। कई लोग इस झड़प के दौरान घायल भी होते हैं। थोड़ा और पीछे चलते हैं, 12 जनवरी 2024 रांची में बरियातू के महामृत्युंजय मंदिर में भी चोरी होती है और तोड़फोड़ की जाती है। थोड़ा और पीछे चलते हैं, 17 नवंबर 2023 रांची में ही मांडर के मुड़वा के 4 मंदिरों में तोड़फोड़ की जाती है। और उसके अलावा 29 सितंबर 2024 की अगर हम लोग बात कर लें तो यहां पर रांची में प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा मिलने पर बवाल मच जाता है। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि आखिर बार बार निशाने पर हिंदुओं का त्योहार क्यों है। हजारीबाग की बात कर ली जाए 19 सितंबर की, तो यहां पर विश्वकर्मा पूजा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसक झड़प देखने को मिलता है। 30 मार्च 2024 की हम लोग अगर बात करें तो धनबाद में रामनवमी के मौके पर प्रतिबंधित मांस के टुकड़े को लेकर के यहां पर काफी ज्यादा स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। वहीं इसके अलावा अगर हम लोग 26 जुलाई की बात कर लें तो यहां पर धनबाद में हरिहरपुर गांव में प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा मिलता है। और इसके अलावा सितंबर 2024 में झरिया की बात कर लें तो बजरंगबली मंदिर के सामने मांस का टुकड़ा मिलता है और इस पर बवाल मच जाता है। इसीलिए सवाल बार बार उठ रहे हैं कि आखिर क्यों हिंदुओं के त्योहार के समय में ही इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। ये सवाल इसीलिए उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में